देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मौलाना साद को लेकर के। ब्रेकिंग न्यूज है ये। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज वाले मौलाना साद की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सूत्रों के हवाले से मौलाना साद की ताजा लोकेशन मिल गई है और जिसके आधार पर साद के उत्तर प्रदेश के शामली में होने की खबर है। मौलाना के ऑडियो से ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लोकेशन ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई है। तो बड़ी खबर है ये मौलाना साद को लेकर के। और दिल्ली के निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद में रहने वाला मौलाना साद यूपी के कांधला में कितनी आलीशान जिंदगी गुजारता है, कितने एकड़ में उसका फार्म हाउस है, उसका शीश महल जैसा जो पूरा उसका फार्म हाउस है कैसा दिखता है, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो अभी हमने बात की थी आपसे कि मौलाना साद जल्दी ही गिरफ्तार हो सकता है, इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए और बेहद ही अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप लगातार नजर रखे हुए हैं मौलाना साद की जो जांच पड़ताल चल रही है। ताज़ा खबर ये आई है कि उसकी लोकेशन का पता चल गया है और गिरफ्तारी उसकी जल्द ही हो सकती है। आपके पास क्या अपडेट है जितेंद्र? बिल्कुल अभिषेक, देखिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये पता चला था कि मौलाना साद का जो आखिरी ऑडियो है जो कि लगातार वो वायरल कर रहा है अपने करीबियों के जरिए, उस आखिरी जो ऑडियो था उसको वायरल किया गया कांधला के उसके फार्म हाउस से शामली में। और लिहाजा इसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह 6 सदस्यीय टीम थी जो कि कांधला उसके फार्म हाउस पर पहुंची। तकरीबन 2 घंटे तक वहां मौजूद रही। वहां तमाम जो कमरे थे उनकी तलाशी ली गई, वहां से कुछ कागजात भी इकट्ठा किए गए। वो कागज थे जो कि मरकज से जुड़े हुए थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका यह कहना था कि दरअसल क्राइम ब्रांच को पता चला था कि मौलाना साद ने जो अपना जवाब दिया था, उसको उसने अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन दिया था, उस प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन की भी तफ्तीश की जानी थी। और इसी मकसद से भी क्राइम ब्रांच की टीम 6 सदस्यीय टीम आज कांधला पहुंची थी उसकी प्रॉपर्टी का। तो जितेंद्र जो बात समझ में आ रही है जितेंद्र, उसमें एक बड़ी अहम बात जो आप बात कह रहे हैं जितेंद्र, उसमें बड़ी अहम बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले की तलवार मौलाना साद के सर पर लटक रही है। आलीशान फार्म हाउस, प्रॉपर्टीज, गाड़ियां। मुझे ऐसा लगता है कि आप इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी संपत्ति का भी पता चल रहा है जो कि अघोषित हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अघोषित है और साफ तौर पर इनकम टैक्स विभाग इस तरफ इशारा कर चुका है कि मौलाना साद ने टैक्स की चोरी की है। जो जानकारी दी गई है पिछले 2 साल की जो ITR दी गई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपाया गया है प्रॉपर्टी के बारे में, अघोषित आय के बारे में। तो फिलहाल उसी की तफ्तीश अब क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और वो तमाम कागजात जो कि मौलाना साद से जुड़े हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर अभिषेक ये पता चलता है कि मौलाना साद लगातार टैक्स की चोरी भी कर रहा था, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पेपर अब जल्द ही क्राइम ब्रांच की टीम इनकम टैक्स विभाग पर सौंपेगी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मौलाना साद पर इनकम टैक्स की जो तफ्तीश है, फिर कहें जो शिकंजा है, वो कस सकता है। तो अब ये माना जा सकता है कि मौलाना साद पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस, ईडी बल्कि जल्द ही बिल्कुल। बस जितेंद्र एक बात और बता दें, उसके बाद हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र, उनके पास जाएंगे। बस एक बात मुझे और बता दें, जो अभी तक के संकेत बता रहे हैं मौलाना साद सामने नहीं आ रहा है, वो लगातार पुलिस की जांच पड़ताल से भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी की जो पूरी प्रक्रिया है, जो जांच पड़ताल चल रही है, मौलाना साद और गिरफ्तारी के बीच का फासला क्या हम ये मान लें कि बेहद ही कम हो चुका है? गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है जितेंद्र? बिल्कुल अभिषेक, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद को साफ तौर पर इशारा किया था कि जो अपने बात कर रहे हैं कि अपने वकीलों के जरिए लगातार क्राइम ब्रांच की टीम के संपर्क में, वो सरासर गलत है। जवाब आए हैं लेकिन मौलाना साद खुद सामने नहीं आए।
क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पर कहा कि मौलाना साद जाकर इस अस्पताल में अपना कोरोना का टेस्ट कराए और उसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपे, लेकिन इस पर मौलाना साद कतई तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मौलाना साद क्राइम ब्रांच से शिफ्टा फिर रहा है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र, शुक्रिया। आपने बहुत अहम बात बताई। दो बातें आपने बताई। पहली बात तो ये है कि मौलाना साद की लोकेशन मिल चुकी है। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है मौलाना साद ने, दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है बड़ी मात्रा में, जो सूत्र बता रहे हैं उसका भी पता लग चुका है। और इसी मुद्दे पर आज भौकाल टाइट में है, बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ में हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। उन मेहमानों से पहले आपका तारुफ करा दें और उसके बाद परिचय कराने के बाद उनसे इस बारे में डिटेल में बात होगी। देखिए, ये जो वॉल है आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, इस पे हमारे मेहमान दिख रहे हैं। हमारे साथ में इलियास शरफुद्दीन साहब जुड़ गए हैं, सैयद असद अब्बास साहब जुड़ गए हैं और मौलाना कौकब मुस्तफा भी जुड़ गए हैं। 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इलियास शरफुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुझे एक बात समझाइए, ये कहाँ के मौलाना साद हैं? कहते हैं तबलीगी जमात बना रखी है, लोगों को दीन की बातें बताते हैं कि तबलीगी जमात में आओ, दीन की बातें करो, इस्लाम के रास्ते पर चलो। और शामली में ये आलीशान फार्म हाउस है, मर्सिडीज है, बड़ी गाड़ियां हैं। ये क्या है? हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और। ये क्या एक धर्मगुरु की जीवन शैली है? मसला ये है कि इस्लाम में कहीं कोई भी जायज और हलाल चीज को इस्तेमाल करने की अल्लाह रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। देखिए, कल तक रामदेव, सदगुरु, रविशंकर जैसे गुरु हिंदुओं के भीख मांग के जिंदगी गुजारते थे, आज प्लेनों में फिर रहे, हजारों करोड़ के आश्रमों में बैठे हुए। मोदी जी की बात कहां ला रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुनिए शराफुद्दीन साहब, देखिए मैं आपको रोकता नहीं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, शराफुद्दीन साहब आपको इसलिए रोक रहा हूं। बात चल रही है उस मौलाना साहब की जो कि भागा हुआ है, जिसको पुलिस तलाश रही है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, और आप तुलना कर रहे हैं रविशंकर से। आपके पास जवाब नहीं है क्या? आपके पास जवाब नहीं है कोई है? वो बात करते हैं तबलीगी जमात की और ये आलीशान जीवन शैली है, ये जीवन शैली। मैं जवाब लूंगा, आपको जवाब देंगे। अभी फिर आ रहा हूं। कौकब मुस्तफा साहब, आपने सुना इलियास शराफुद्दीन को। हमने इनसे एक सीधा सा सवाल किया था कि एक तो ये है सामने नहीं आ रहे हैं मौलाना साद, और दूसरी ये है कि आप लाइफ स्टाइल देखिए, बड़े फार्म हाउस हैं, बाग है, बीघा जमीन है, मर्सिडीज है। ये होती है एक मौलाना की, एक धर्मगुरु की जीवन शैली? कौकब मुस्तफा साहब जी, नमस्कार, आदाब। फार्म हाउस और उसके अलावा जितनी प्रॉपर्टी मौलाना साहब के पास है, इस्लाम इसके लिए मना नहीं करता है, लेकिन ये भी तो देखना है कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। बिल्कुल, कहाँ से आई? मना नहीं करता है। अच्छी शान के साथ रहो, अच्छी शान के साथ जियो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास हो, इस्लाम कहता है। लेकिन गरीबों के पसीने की कमाई ज़कात के नाम के ऊपर जमा करने के बाद आप फार्म हाउस में लगा दें तो वो बहुत गलत बात है। या आप सरकार को ये बताइए कि आपकी जो सोर्सेज इनकम थी वो क्या क्या थी और कहाँ से आपके पास आई, आप भाग क्यों रहे? क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिसकी जो आमदनी है वो इनकम टैक्स में अपना रिटर्न जमा करता है। ठीक है, रुक जाइए आप। कौकब मुस्तफा साहब, इलियास शराफुद्दीन बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शराफुद्दीन साहब, आप देखिए, इलियास शराफुद्दीन साहब, मैं आपसे वो दीवार फिल्म का डायलॉग पूछ रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? यही डायलॉग है ना? अरे आकर के बता दें कि मेरे पास ये है। भागे हुए क्यों हैं? क्यों नहीं इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? गरीबों के पैसों के ऊपर तो चाय बनाने वाले मोदी हजारों करोड़ खर्चा करके वर्ल्ड में फिर रही, हजारों करोड़, नई पार्लियामेंट 20,000 करोड़ में बना रही, हिंदुस्तानी भूखा मर रहा। रामदेव हजारों करोड़ में बैठे हुए गुरु चोर जो $35 हो जाएगा बोला था, अब भाग लेते। मतलब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं उस आदमी के बारे में जो कि भागा हुआ है, और आप मुझे बात कर रहे हैं बाबा रामदेव से लेकर के। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए ना, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, आप बिल गेट्स की बात कर लीजिए, मुद्दे पर ना आइएगा। निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुन लीजिए। निगत अब्बास, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं। ये शर्म लिहाज की बातों पर आ गए हैं शराफुद्दीन साहब। नाम के साथ इनके शराफत जुड़ी हुई है, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं ये। तो शराफुद्दीन साहब ये नहीं बता रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी कहां से आई। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी आई है तो हुजूर सामने आइए, आप बताइए आपके कागजात कहां हैं, आप भाग क्यों रहे हैं?
निगत अब्बास, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो विडंबना है कि पहले आप जमाती लोगों को इकट्ठा कर कर वहां पर शाउट आउट करते हैं कोविड-19 फैलाने का, और उसके बाद आप छुप जाते हैं, और छुपने के बाद आप छुपे रुस्तम बने रहते हैं, और आप निरंतर ऐसे मैसेजेस जारी करते हैं जो कि देश के खिलाफ हैं, जो कि देशद्रोह में आने चाहिए। उसके बाद जब आपके बारे में सच्चाई बाहर आती है कि आप तो इतने बड़े अमीर आदमी हैं, तो आप अपनी जो जानकारी है वो भी सामने सरकार के प्रस्तुत नहीं करना चाहते, और सामने आकर आप ये भी नहीं बताना चाहते कि कहां से कहां तक आप लोगों ने लोगों को फैलाया हुआ है जो कोविड-19 फैला रहे हैं। ना ही आप अपनी गलती मानते हैं, और यहाँ पर शरीफुद्दीन साहब आकर हमें ज्ञान देते हैं। बिल्कुल ज्ञान देते हैं, और वो अकेले ज्ञान नहीं दे रहे मेरे ख्याल से। सैयद रुकिए, निगत एक मिनट रुकिएगा, निगत एक मिनट रुकिएगा। सैयद असद अब्बास हमारे साथ, उनको मैं ले नहीं पाया हूँ। सैयद निगत रुक जाइएगा। सैयद असद अब्बास, मुझे ये बताइए कि आपके ये जो मौलाना साद हैं, इनका कोरोना की जांच हो गई? कौन इस बात की गवाही देगा? ये जो जमात के बाकी आम जो नुमाइंदे हैं, मानने वाले हैं, उनकी कोरोना जांच हो रही है। मौलाना साहब क्या है? मौलाना साहब क्या है, आप बताइए। वीवीआईपी इस देश के कि उनकी जांच का पता नहीं है, ना उनकी कोरोना की जांच, ना कोई जानकारी, ना कोई रिपोर्ट। ये वीवीआईपी सिंड्रोम क्या है उनके भीतर, और क्यों है, किस बात का है? अब्बास साहब, वीवीआईपी सिंड्रोम की आप बात करते हैं, लेकिन आप कभी नमस्ते ट्रम्प जमात की बात नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में उनकी जमात लगाते हैं उसकी बात नहीं करते। कनिका कपूर जमात की बात नहीं करते। आप गौमूत्र पार्टी जो हुआ था उसकी बात नहीं करते। क्यों आप मीडिया के लोग इतना? कनिका कपूर की बात कौन नहीं करता है? नहीं, कनिका कपूर की बात कौन नहीं करता है? क्या बात कर रहे हैं असद अब्बास साहब? आपको क्या लग रहा है? आप कितने, वही तो निगत, आप क्या अचानक 15-20, आप क्या लग रहा है 15-20 दिन बाद टीवी पर आए हैं आप? कनिका कपूर के बारे में इतनी खबर चली है, हर चैनल ने चलाई है। निगत बताइए आप, निगत बताइए आप। सैयद अब्बास, शायद आप इत्तेफाक नहीं रखते न्यूज चैनल की खबरों से अपडेटेड आप नहीं रहते, क्योंकि कनिका कपूर की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में तमाम मीडिया चैनलों ने करी, और जरूरी है। मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की जिन्होंने जाके शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, हम उनकी भी मुखालिफत करते हैं। आपका ये नाम तो भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में बोलने का, जिसे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपने बुला के बिठा दिया। तो आप ये कह दीजिए कि अगर मौलाना साद को कोरोना वायरस निकला और उनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कुछ आंच आती है, तो आप देश से, गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उन्हें मर्डरर का खिताब दे दिया जाए और उन्हें मर्डर के चार्जेस में भेज दिया जाए, पर आप लोग नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जो गलत है, चाहे कनिका कपूर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, इस समय देशभक्त वही है जो कोविड-19 के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, और जो आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं उनका पालन करेगा। बिल्कुल। देखिए लेकिन रुक जाइए। लेकिन क्या है कि शराफुद्दीन साहब इतना आप उत्साह में आ रहे हैं, बीच में आप मुस्कुरा भी रहे हैं। आपको देख के मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम आप बड़े जज्बात से बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को सलाम, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मौलाना साद को बुला लीजिए, वो मुस्कुराते वो भी बैठ जाएं। ये 4 लोग बैठे हुए हैं, एक वाल और बना देंगे, 5 हो जाएगी। कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों छुपे हुए हैं? मसला ये है, छुपा हुआ तो योगी था, लॉकडाउन तोड़ के जो गया अयोध्या के मंदिर को और कोरोना फैलाया। शिवराज सिंह चौहान आईएएस ऑफिसर से मिला जिसको कोरोना है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। सदगुरु भागे हुआ है, रामदेव भागे हुआ है। पहले ये पूरा यही सब तर्क है। यही मौलाना साहब से जब पूछताछ होगी, शराफुद्दीन मेरी बात सुनिए, जब मौलाना साहब से पूछताछ होगी तो मौलाना साहब दिल्ली पुलिस के सामने यही तर्क देंगे ना कि आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए। अरे उनका हाल बताइए ना, आप उनके नुमाइंदे हैं या यूपी एमपी के नुमाइंदे हैं? देखिए दलाल जो है ना, दोनों साइड देखना, आरएसएस के एक साइड नहीं देखना। मौलाना साद का भी चेकअप हो, योगी और शिवराज सिंह का भी चेकअप हो। ये निकल जो है ठीक है, रुकिए। देखिए अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्बास साहब, निगत में आपके पास आऊंगा, असद अब्बास साहब
असद अब्बास साहब, आप देखिए, आप बहुत धैर्य से मेरी बात सुन रहे हैं। आप जिस इत्मीनान से बैठे हुए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप कुछ सोच के जवाब देंगे मेरी बात का। चलिए, मैंने मान लिया कि ये पूरी दुनिया गुनाहगार है। मौलाना साद इकलौते ही बहुत ही बड़े खुलूस वाले आदमी हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं, बाकी सब गुनाहगार हैं। चलिए, मैंने यहीं से मान लेता हूँ। देश शरीफुद्दीन साहब लगातार हंसे जा रहे हैं, उन्हें इतनी खुशी मिल रही है, उन्हें लग रहा है कि जैसे कि मेरे कहने से वो पुलिस की जांच से बरी हो जाएंगे। खैर, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ये क्या लग रहा है, आपकी जो जमात में जो लोग हैं, जिनको पुलिस से जिनसे पूछताछ हो रही है, जो पुलिस के सामने हैं, वो तो आम घरों के लोग हैं, वो सामने आ गए हैं, जिनके पास ये दुनिया भर का गाड़ी, बंगला, ये बड़ा फार्म हाउस, ये सब कुछ है, वो छुपे बैठे हैं। मुझे बताइए, छुपता कौन है? जवाब दीजिए, छुपता कौन है? अब्बास साहब। अभिषेक उपाध्याय साहब, आपका जो एंकरिंग का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक बात मैं आपकी चैनल के प्रति कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी दूसरों के धर्म गुरुओं को उनका निरादर नहीं करना। अच्छा, रुक जाइए। राम रहीम के बारे में मैं करूं, आसाराम के बारे में करूं, तो आप कहते हैं वाह क्या पत्रकारिता है। नहीं, आप रुकिए। अब्बास साहब, एक मिनट रुक जाइए, मैं सुनूंगा। अब्बास साहब, मैं बस एक मिनट सुन लीजिए मेरी, एक बात सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जब मैं राम रहीम के बारे में कहूंगा, जब मैं आसाराम बापू के बारे में कहूंगा, तो मैं बड़ा निष्पक्ष पत्रकार हो जाऊंगा, और मौलाना साहब का नाम ले लूंगा तो फिर तो मैं एकदम गुनाह अजीम कर दूंगा। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है मेरे भाई। मेरा इशारा इन्ना शराफुद्दीन की तरफ है, जो रविशंकर, रामदेव जिनके भक्त है, फॉलोअर्स हैं, उनके खिलाफ मत बात कीजिए। अगर हम उनके खिलाफ बात करें तो उनके वक्त हमारे धर्म गुरु के खिलाफ बात करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आदर सम्मान से डिबेट करते हैं। हमें क्या जरूरत है गालियां देने की? हमें जरूरत क्या है किसी और के धर्म गुरु के चोर बोलने की, भगोड़ा बोलने की? किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों का मानकर आगे बढ़ना चाहिए और जो भी है इसका बेहतर करना चाहिए। लेकिन निगत को जवाब देनी है आपको। अब्बास साहब, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। बड़े आपने बोलिए। बेहतरीन बात करिए सैयद अब्बास की गलतियां सबसे होती हैं, पर गलती को गलती मान ले, उसको गलती कहेंगे। अगर कोई गलती छुपाकर जानबूझकर उस पे गलती करा जा रहा है तो उसको आप गुनाह कहते हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे। आप मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि मौलाना साद इस समय घर में छुपकर बैठे हैं। कोविड-19 है या नहीं है वो बाहर आकर बता नहीं रहे हैं, चेकअप वो करा नहीं रहे हैं, कितने लोगों से वो मिले वो बता नहीं रहे हैं, सरकार का समर्थन कर नहीं रहे, कोऑपरेट कर नहीं रहे हैं। निगत अब्बास, आपकी बात में समझ गया। हाँ, बोलिए। कि अगर उन्हें कोविड-19 हुआ और उनके साथ रहने वाले लोगों को कोविड-19 हुआ, तो सैयद अब्बास की आप सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें मर्डरर का खिताब दे देना चाहिए और उन पर केस दर्ज होना चाहिए? बस इस सवाल का विनम्र। बोलिए अब्बास साहब, जवाब दीजिए। मेरी बहन शराफुद्दीन साहब, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सवाल पूछा है। मेरी बहन ने निगत अब्बास से बहुत सही सवाल पूछा है और देश के नागरिक होने के नाते ये लाजिम है, बिल्कुल लाजिम है। और मेरी बहन से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी तो लाजिम है, जहां पे टुमकुर का बीजेपी भाजपा का एमएलए मसाला जयराम 800 लोग को बुलाता है और पार्टी रचाता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे शराफुद्दीन साहब का स्थान दीजिए। इलियास शराफुद्दीन, रुक जाइए। निगत रुक जाइए। असद अब्बास साहब रुक जाइए, आप उस वक्त शांत रहिए। इलियास शराफुद्दीन साहब, मैं देख रहा हूँ लगातार आप जूस पी रहे हैं, आपके अंदर ताकत और दुगनी हो गई होगी जितनी देर से मैं सवाल सोच रहा हूँ आपके पास आने में। अब जरा उसी हिम्मत से मुझे जवाब दीजिए आप। मुझे एक बात आप ये समझाइए कि दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि आइए भाई साहब जांच ज्वाइन कीजिए, वो जांच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, आप मुझे बताइए, आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए, आप शिकायत दर्ज करा के आ जाएं और वो आदमी दिल्ली पुलिस को खतों किताबत लिखता रहे कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, ये तरीका है? आप बताइए, ये तरीका होता है? ये तरीका होता है? दिल्ली पुलिस मोदी जी की महबूबा बने हुई है, मौलाना साद की महबूबा नहीं है फिलहाल, अमित शाह की महबूबा बने हुई है। और मौलाना साद ने जाकर क्राइम ब्रांच लिया और नहीं, ये देखिए, मेरी बात सुनिए। इलियास शराफुद्दीन, आप जो है आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप बार बार मोदी जी को लेकर के आ रहे हैं। निगत अब्बास, आप इनको बताइए, आप ये मौलाना साहब पे सवाल पूछते ही इनके होश फाख्ता हो जा रहे हैं। ये देश दुनिया को ढूंढ रहे हैं उसमें। निगत अब्बास,
निगहत अब्बास बोलिए। बिल्कुल, और अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल की इतनी बेहतरीन डिबेट में अगर इस तरह के शब्द जो इन्होंने पहले यूज करे, दलाल जैसे शब्द और अब महबूबा जैसे शब्द, क्या ये शोभा देते हैं? मैं चाहूंगी कि या तो ये देश से माफी मांगे या फिर आप नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सहमत है। नहीं, बिल्कुल निगहत अब्बास, आप जिस शराफुद्दीन साहब, आपके सारे शब्द पहली बात आपके सारे शब्द खारिज करते हैं। मेरी बात सुनिए, आपके सारे शब्द हम खारिज करते हैं। और आप एक बात, मेरी बात मानिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका ही नहीं, जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, ये उसके चरित्र का परिचय दे रहा है, जो आपको सुन रहा है वो समझ रहा होगा कि आप किस पृष्ठभूमि से आप सामने आ रहे हैं। ये तरीका होता बात करने का। मुस्तफा साहब बताइए, मुस्तफा साहब। हाँ, ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो मोदी जी की महबूबा है। हाँ, भारत मुस्तफा साहब बोलिए। महबूबा है, दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका ये नहीं पता चल रहा है इलियास शरफुद्दीन साहब का कि ये वहाबी हजरात में से कौन से ग्रुप के हैं। उनमें भी 10 ग्रुप हैं। हाँ, मौलाना लाट के ग्रुप के हैं कि मौलाना साद के ग्रुप के हैं। हाँ, ये मरकज को वो नहीं बता रहे हैं, वो बताएंगे भी नहीं। आप सभी लोग देखिए, आप सब नहीं, हो गया आप लोगों की बात सुन ली मैंने। बहुत आप लोगों का शुक्रिया। समय इतना ही था। देखिए इलियास शराफुद्दीन साहब, आपने जो बातें कही उसके बावजूद आप मेहमान हैं, आपको शुक्रिया करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये आपको जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा लिहाज रखा कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जो बाद में सुने आपको ही चुभने लगे। आपका भी शुक्रिया सैयद असद अब्बास, आपका शुक्रिया मौलाना कौकब मुश्तबा और सुबही और साथ में निगहत अब्बास, आप सबका शुक्रिया। तो ये सब हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे और ये सवाल लगातार बना हुआ है कि मौलाना साद कहां छिपा हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।